1-to-1 क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आपके बीच में आ गया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेट रहने वाले हैं हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिनमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को क्यों हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है या क्यों मिक्सचर ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर कहा जाता है। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और इस डिस्टिंग्विश को हम लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में करेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करा जा सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम लोग डिबेंचर्स क्या होते हैं। मीनिंग आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों डिबेंचर्स का। क्या लिखा गया पढ़ते हैं। डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, मतलब वो पैसा जो आपको कम से कम 5 साल और मैक्सिमम कोई टाइम पीरियड ही नहीं दोस्तों, 20 साल हो सकते हैं, 30 साल हो सकते हैं, 50 साल हो सकते हैं। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए तो डिबेंचर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन कंडीशन यह है, आपकी डेट कैपिटल है, मतलब ये पैसा आप उधार ले रहे हैं और आपको इस पैसे को रीपे करना है। ये एक प्रॉमिस है कि आपने कुछ लोगों से उधार लिया है और जिन लोगों से आपने उधार लिया वो रहेंगे हमारे डिबेंचर होल्डर्स, और आपको उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट आप एनुअली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, और इवन अगर आप देना चाहें तो क्वार्टरली भी दे सकते हैं। तो ये हमारे डिबेंचर्स है। मीनिंग को हम ध्यान से पढ़ेंगे। आगे लिखा गया है a company can raise fund through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. The debenture issued by a company is an acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at a future date. डिबेंचर इस बात का एक्नॉलेजमेंट है, इस बात का सबूत है कि कंपनी ने कुछ लोगों से पैसा लिया है और इस प्रॉमिस के साथ कि वो एक फ्यूचर की डेट पर उस पैसे को रिटर्न कर देगी। मतलब एक फ्यूचर डेट कुछ भी हो सकती है। मिनिमम टाइम इसके लिए दोस्तों हमारा 5 साल रहता है डिबेंचर के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का सोर्स है हमारा, तो इसका मिनिमम टाइम 5 साल रह सकता है। आप ध्यान रख के चलेंगे। आगे लिखा गया डिबेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को दोस्तों हम कंपनी के क्रेडिटर्स कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारी कंपनी को उधार दे रखा है। अब उधार लिया है तो देखो चुकाना तो पड़ेगा दोस्तों, तो इसलिए हमारे ऊपर एक लायबिलिटी राइज हो जाती है कि हमें डिबेंचर होल्डर्स को सेटल करना है और जितना पैसा हमने इनसे लिया है उसको चुकाना तो पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा चुकाना पड़ेगा। तो चुकाएंगे, जरूर चुकाएंगे, कमाएंगे और जरूर चुकाएंगे डिबेंचर होल्डर्स का पैसा। आगे लिखा गया वो पढ़ते हैं। पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर्ड दैट द इशू बी रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसाइल। दोस्तों पब्लिक इशू डिबेंचर जब पब्लिक को इशू करा जाता है तो इसको क्रिसाइल रेटिंग देता है। कंपनी की रेटिंग डिसाइड करी जाती है। किस किस बेसिस पे डिसाइड करी जाती है बता देता हूं। ये डिसाइड करी जाती है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी पर, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कैसी है, डेब्ट सर्विस कैपेसिटी कैसी है, क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, और रिस्क कितना ले सकती है कंपनी और कितना रिस्क के अकॉर्डिंग कितना पैसा कंपनी को हम दे सकते हैं। इन सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद या इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करने के बाद क्रिसाइल डिबेंचर्स इशू करने से पहले रेटिंग देती कंपनी को कि क्या हमें इस कंपनी के डिबेंचर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कंपनी की एबिलिटी कैसी है, कंपनी पे कर सकती है नहीं कर सकती है, कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और साथ साथ उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, कितनी, सिंपल भाषा में तो कंपनी की औकात कितनी है। कंपनी की मान लीजिए पूरी वैल्यूएशन 50 करोड़ है और कंपनी मांग रही है 500 करोड़, तो भाई ऐसी कंपनी को कोई पैसा देने वाला नहीं है। तो एक एडिक्वेसी बहुत जरूरी है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिबेंचर ही आप लें जितनी आपकी कंपनी की वर्दिनेस है, दैट इज जितनी आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आप डिबेंचर लीजिए, उससे ज्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। अब बात करते हैं मेरिट्स की। डिबेंचर्स के फायदे क्या हैं। अगर आप लोगों को अब तक मीनिंग क्लियर ना हो तो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं। डिबेंचर इस बात का सबूत है कि आपने कुछ लोगों से उधार लिया है और बदले में उनको डिबेंचर्स दे दिए। डिबेंचर कुछ नहीं है दोस्तों, वही एक कागज का टुकड़ा है जिसपे लिखा गया है कि आपने, दैट इज कंपनी ने, फलाना फलाना ABCD पर्सन से 5 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख 3 लाख 50,000 60,000 कोई भी अमाउंट लिया है और उसका टाइम पीरियड मेंशन कर दिया जाएगा, 5 साल के लिए 10 साल के लिए लिया है, और हर साल उस पैसे पर जितना पैसा लिया गया उस पर आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलेगा या हाफ ईयरली मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा, उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, और 10 साल के बाद आपका ये सारा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। इस बात के सबूत को हम लोग डिबेंचर कहते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों डिबेंचर्स की, मेरिट्स की, एक एक करके आपके सामने यहां पर आ रही है। सबसे पहली मेरिट डिबेंचर में क्या लिखा गया है, हम ध्यान से पढ़ते हैं। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर हु वांट फिक्स इनकम एट लेसर रिस्क। डिबेंचर एक इन्वेस्टर के आईज में सबसे ज्यादा सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और डिबेंचर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिलाने का प्रॉमिस भी करता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको कम से कम रिस्क लेना है, भले ही आपको इंटरेस्ट भी कम मिले, तो आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ही बने हैं दोस्तों डिबेंचर। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, भले से अर्निंग कम हो जाए, तो आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, डिबेंचर आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर फिक्स्ड चार्ज फंड्स होते हैं और कंपनी के प्रॉफिट में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बस इनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना है कंपनी को, उस लायबिलिटी को सेटल करना है हर ईयर में। और जब फाइनली एट द एंड ऑफ द सर्टेन टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने डिबेंचर इशू करे हैं, जब वो टाइम खत्म होगा तो डिबेंचर वालों को हमें पैसा दे देना है। इसके लिए हर कंपनी, समझदार कंपनी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना के चलती है, जिसका जिक्र आप पढ़ेंगे क्लास 12th की अकाउंट्स में, इसका जिक्र आएगा। टॉपिक का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ हिस्सा निकालती है और फाइनली जब वो डेट आती है, जब डिबेंचर्स को हमें खत्म करना होता है, तो हम वो सारा पैसा दे के डिबेंचर, वो जो कागज है, वापस ले लेते हैं और उसी के साथ हमने कागज फाड़ दिया या हमने डिस्पोज कर दिया कि हमने डिबेंचर के पैसे दे दिए, भाई अब टेंशन खत्म होगी हमारी। तो डिबेंचर जो है वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते। कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, कम कमा रही है, डिबेंचर को हमेशा उतना ही देना है जितने के लिए लिखा गया है, उससे ज्यादा कभी नहीं देना, ये ध्यान रख के चलेंगे। अगर आपने 6% प्रॉमिस करा है तो 6% ही मिलेगा, हमने 7% प्रॉमिस करा तो 7% ही मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, खरबों कमाए, आपको सिर्फ 7% ही मिलेगा, जितना पैसा आपने दिया उसका 7%, इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, द इशू ऑफ डिबेंचर सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड द अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। देखिए, डिबेंचर किसी कंपनी के लिए तब ज्यादा अच्छे रहते हैं जब उसकी सेल और अर्निंग स्टेबल है। अगर स्टेबल अर्निंग है तो वो इंटरेस्ट बहुत आसानी से दे सकती है, उसको इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, क्योंकि डिबेंचर्स वालों को हर साल आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। आप डिबेंचर्स वालों को ना नहीं कर सकते। हर साल डिबेंचर्स वाले आपके द्वार पर आके खड़े हो जाएंगे, आपके दरवाजे पर आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे इंटरेस्ट दीजिए, और अगर आप नहीं दे पाते तो वो कोर्ट चले जाएंगे। मतलब कितने गंदे लोग हैं, एक तो पैसा मांग रहे हैं और अगर हम बाय चांस मना करते हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए डिबेंचर्स वालों को आपको हर साल पैसा देना ही देना है, और ये तब ज्यादा अच्छा है जब आपकी अर्निंग स्टेबल है। आप स्टेबल अर्निंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यार, इंटरेस्ट दे सकते हैं, टेंशन नहीं है, पैसा है, इंटरेस्ट दे देना हर साल। इन्हें मना मत करना, नाराज मत करना बिल्कुल भी, बड़े गंदे लोग होते हैं, नाराज नहीं करना बिल्कुल भी नहीं। और मेरिट में लिखा गया 4th पॉइंट में, as debentures do not carry voting right, financing through debenture does not dilute the control of the company। चलिए बता देता हूं कि क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता, इसलिए हमारी कंपनी का जो कंट्रोल है वो जितने लोगों के हाथ में था उतने लोगों के हाथ में ही रहेगा। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो ऑनर्स हैं, वो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। डिबेंचर इश्यू करने से हमारे ऑनर्स बढ़ने वाले नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे ऑनर्स नहीं बढ़ेंगे तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो डाइल्यूट नहीं होगी, बटेगी नहीं बिल्कुल भी, कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग रहेगी, हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगला पॉइंट, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी कैपिटल एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टेबल। भाई सबसे अच्छा और सबसे महंगा पॉइंट यही है हमारा। महंगा इसलिए क्योंकि कंपनी के बिहाफ पर अगर वो डिबेंचर इशू नहीं करती तो कंपनी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। कैसे महंगा पड़ेगा बता देता हूं। डिबेंचर हमारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या बीमारी है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट? इसका मतलब यह है कि डिबेंचर होल्डर्स को आपने जितना इंटरेस्ट दे दिया उसको माइनस करने के बाद आपको टैक्स देना है। इमेजिन करिए आपकी कंपनी की अर्निंग है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। सरकार को हमें कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो टैक्स ऑर्गेनाइजेशन देती है गवर्नमेंट को, उसको कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। ये भी अराउंड 30% के आसपास होता है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए 10 करोड़ की अर्निंग पर आपने 30% टैक्स, मतलब 3 करोड़ रुपए का टैक्स दे दिया तो दे दिया, आप कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। फिलहाल आपने टैक्स दिया कितने का? 3 करोड़ रुपए का, ठीक है। अभी इस केस में आपके पास कोई डिवेंचर नहीं है। अगर आपके पास डिवेंचर होते, मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर ले रखे हैं और डिवेंचर्स वालों को हमें इंटरेस्ट देना है, जितने भी आपने डिवेंचर लिए उस पर इंटरेस्ट बनता है,
मान लीजिए 2 करोड़ का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, तो मैं 10 करोड़ में से सबसे पहले 2 करोड़ का इंटरेस्ट दूंगा, मैंने दे दिया। अब मेरे पास कितना पैसा बचा? 8 करोड़ रुपए। अब इस 8 करोड़ रुपए पे मुझे 30% टैक्स देना है, तो 8 करोड़ का डेट इज 8 करोड़ का 30% होता है दोस्तों हमारा 2.4 करोड़, डेट इज 2 करोड़ 40 लाख। पहले मैंने टैक्स दिया था 3 करोड़ का, अब मैंने टैक्स दिया है 2 करोड़ 40 लाख का। मेरा टैक्स बचा है दोस्तों पूरे 60 लाख रुपीस का टैक्स मैंने बचाया। और ये 60 लाख का टैक्स किसने बचवाया? मेरा ये बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है डिबेंचर्स ने। अगर डिबेंचर्स ना होते तो मैं टैक्स कभी ना बचा पाता, इसलिए डिबेंचर्स मेरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कंपनी अपनी अर्निंग में से इनका इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स देती है, तो टैक्स बचता है। इसीलिए डिबेंचर लेना कंपनी पसंद करती है, क्योंकि डिबेंचर से कंपनी का टैक्स बचता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट और एक लौता पॉइंट ऐसा है जो सिर्फ डिबेंचर्स में है, बाकी कहीं आपको नहीं मिलेगा। डिबेंचर्स आर द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि डिबेंचर की सबसे बड़ी मेरिट है, जो कि आपको किसी पॉइंट्स में नहीं मिलने वाली। और ये इसी वजह से कंपनी प्रेफर करती है, भले चाहे हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपको रीपे भी करना है पैसा, लेकिन ये आपका टैक्स बचाएगी। तो टैक्स बचाना मत भूलिए दोस्तों, टैक्स बचाइए, लेकिन सब कुछ लीगल रूप से करिए। तो ये लीगली आपका टैक्स बचाते हैं, इसलिए डिबेंचर्स लेना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग डिमेरिट्स की। लिमिटेशन क्या क्या है डिबेंचर्स की, डिबेंचर इश्यू करने पर मुझे क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, एज फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर्स पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट। ओके, क्योंकि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है दोस्तों, वो पेमेंट कंपलसरी है, हर साल आपको देना ही देना है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बर्डन वाली इंस्ट्रूमेंट है, बर्डन चलता रहता है कंपनी की। मान लीजिए अर्निंग कम है, उस अर्निंग कम में भी हमें इंटरेस्ट देना है, और अर्निंग कम होगी फिर भी हमें इंटरेस्ट देना है। हमारी अर्निंग जीरो है, हमारे लॉसेस चल रहे हैं, फिर भी हमें इंटरेस्ट देना है। मैं डिबेंचर होल्डर्स को ना नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं फंस गया। मेरी अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है, अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये मेरे ऊपर बर्डन है, बहुत बड़ा प्रेशर है कि डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है, देना है, देना है, सोचो सोचो सोचो, देना है हर हाल में, तो ऐसा देना ही देना है, क्योंकि मैं इनको ना नहीं कर सकता। ये इनका ऑब्लिगेशन कंपलसरी है, मुझे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स द कंपनी हैज टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रीपेमेंट ऑन स्पेसिफिक डेट इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ये मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना के चलती है, जब उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिबेंचर्स को रिडीम कराना होता है। रिडीम का मतलब होता है डिबेंचर लेंगे, मतलब वो कागज का टुकड़ा लेंगे और पैसा दे देंगे वापस, जिस भी इंसान ने पैसा लगा रखा था। अब अगर मेरे पास 5 साल का टाइम पीरियड है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, तो मुझे हर साल डिबेंचर्स का 20% हिस्सा, जितने के डिबेंचर्स मैंने ले लो उसका 20% हिस्सा रिजर्व में डालना है। 20 + 20 + 20 + 20 + 20, 5 साल तक मैं वो रिजर्व बनाऊंगा, तब जाके मेरा 100% रिजर्व बनेगा और मैं डिबेंचर्स को रिडीम करा पाऊंगा। तो मैं प्रॉफिट में हूं, मैं लॉस में हूं, मुझे हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना ही निकालना है डिबेंचर्स वालों को वापस देने के लिए भी। तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, एक तो इंटरेस्ट भी देना है, ऊपर से इनके लिए एक अलग से प्रोविजन भी बना के चलना है। टेंशन है बॉस, बहुत टेंशन है, ये छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल मुझे। तीसरा, ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी विद द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू बोरो फर्दर फंड डिक्रीजेस। बता देता हूं, हर कंपनी की कैपेसिटी होती है पैसा लेने की। डिबेंचर जब भी आप लेंगे तब आपको हमेशा ये ध्यान रख के चलेंगे, अपने एसेट को मॉर्गेज करना पड़ेगा। और अगर आप अपने एसेट मॉर्गेज कर देते हैं तो आपके पास एसेट ही नहीं बचेंगे, और जब एसेट बचेंगे नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में लोन नहीं ले पाएंगे बिल्कुल भी। तो आप ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने ज्यादा आप डिबेंचर इशू करेंगे उतनी ज्यादा आपकी फ्यूचर की ग्रोथ कैपेसिटी कम होती चली जाएगी दोस्तों। तो आप ध्यान रख के चलेंगे, डिबेंचर इशू करने पर हमारी जो कैपेसिटी है ग्रोथ की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे को अपने एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है, कोलेटरल करना पड़ता है, और बिना एसेट्स के मैं तरक्की नहीं कर सकता बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर कितने कितने टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, टॉपिक है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। मतलब क्या है इसका, कुछ ऐसे डिबेंचर होते हैं दोस्तों जिनको इशू करने से पहले कंपनी अपने एसेट्स को मॉर्गेज करती है। एसेट मॉर्गेज करने का मतलब एसेट को गिरवी रखती है। एसेट कहाँ गिरवी रखे जाते हैं ये डिसाइड करा जाता है क्रिसाइल के द्वारा, जो कि हमारे डिबेंचर्स को हैंडल करने वाली अथॉरिटी है। और कभी कभी हम लोग अगर चाहें तो कोर्ट के अंदर भी अपने एसेट मॉर्गेज कर सकते हैं।
ये दिखाने के लिए कि डिबेंचर सिक्योर्ड है और लोग इसमें इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए सिक्योर डिबेंचर से पहले आपको अपने एसेट को मॉर्टगेज करना पड़ता है। इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको सिंपल फ़ायदा बता देता हूँ। अगर कंपनी भविष्य में आपको इंटरेस्ट नहीं देती और आपके पास सिक्योर डिबेंचर है, तो कंपनी ने अपने एसेट ऑलरेडी मॉर्टगेज कर रखे हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और उन एसेट्स पर क्लेम कर सकते हैं। कंपनी के बिहाफ पर कोर्ट उन सारे एसेट्स को बेच देगी और सारे डिबेंचर होल्डर्स को सेटल कर देगी। तो आपका पैसा कितना सेफ है। अगर कंपनी ने 1 साल 2 साल इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप कंपनी के सारे एसेट बेच के खा जाओगे। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग दोस्तों कह के चलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे अनसिक्योर डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनके अगेंस्ट कंपनी कोई एसेट मॉर्टगेज नहीं करती, कुछ गिरवी नहीं रखा गया, उनको हम लोग कह के चलते हैं दोस्तों अनसिक्योर डिबेंचर्स। दूसरे हमारे आते हैं दोस्तों रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स। क्या होते हैं मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर हैं जिनको जब आप लेंगे तो आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाएगा कि आपने, मान के चलते आप मिस्टर ABC या फिर मिस ABC हैं, तो आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर हो चुका है। अब आपके अलावा कंपनी किसी को भी ये डिबेंचर का क्लेम नहीं दे सकती। इसका मतलब या तो आप ही लेके आइए जब भी ये डिबेंचर्स को रिडीम करवाना है, मतलब कैश में कन्वर्ट कराना है, जब कंपनी मंगाए कि आके डिबेंचर दे जाइए, अपना पैसा ले जाइए, तो आपको ही जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप इसको कभी बीच में बेचते हैं तो आपको कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम एडिट कराना पड़ेगा। अर्थात मान के चलते हैं मिस्टर ABC या मिस ABC ने इन डिबेंचर्स को किसी और को बेच दिया या किसी और को दे दिया, तो उन्हें सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि प्लीज मेरे नाम की जगह अब आप मिस्टर EFG या मिस EFG का नाम लिख लीजिए, क्योंकि अब मेरे नाम पर ये डिबेंचर नहीं है, मैंने किसी और को दे दिए, तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। ऐसे डिबेंचर को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और दूसरे बेयरर है। बेयरर बड़े सिंपल से हैं, इसमें आपको कंपनी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी को डिबेंचर दिए तो टेंशन मत लो, वो इंसान जिसको भी आपने डिबेंचर दिए वो आके कंपनी से क्लेम ले सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर में नाम नूम चेंज कराने की कोई नीड नहीं है। जिसमें झमेले पड़ेंगे रजिस्टर्ड है, जिनमें कोई झमेला नहीं है नाम चेंज कराने का, वो बेयरर डिबेंचर है। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारे बीच में कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बड़े सिंपल से हैं। कुछ ऐसे डिबेंचर होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हम कह के चलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लेकिन आपसे परमिशन ली जाएगी कि आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये हुए दोस्तों हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और कुछ ऐसे हैं जिनमें परमिशन की नीड ही नहीं है, वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते कभी। ऐसे डिबेंचर को हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। जिनको इक्विटी शेयर्स में आप कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, उनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहा जाता है। अगला आते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर है कि कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको प्रायोरिटी पर सेटल करना बहुत जरूरी है या प्रायोरिटी पर इनका क्लेम लेना बहुत जरूरी है। ऐसे डिबेंचर्स को फर्स्ट डिबेंचर कहते हैं। और ऐसे जिनका क्लेम बाद में दिया जा सकता है या एक टाइम के बाद दिया जा सकता है या प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता, ऐसे डिबेंचर्स को सेकंड डिबेंचर्स कहा जाता है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। डिबेंचर्स दैट आर रीपेड बिफोर द डिबेंचर्स आर रीपेड। अदर डिबेंचर से पहले इनको सेटल करा जा रहा है, इसलिए ये हुए हमारे फर्स्ट डिबेंचर। और जिनको एक टाइम के बाद या पहले वाले जब फर्स्ट डिबेंचर को जब सेटल कर लेंगे अच्छे से, तब जिनका नंबर आएगा उनको सेकंड डिबेंचर कहते हैं। जिनको पहले सेटल करें फर्स्ट डिबेंचर, जिनको बाद में सेटल करना है सेकंड डिबेंचर। ध्यान रखे चलेंगे। अगला आता है दोस्तों जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये इश्यूड होते हैं डिस्काउंट पे, रीपेड होते हैं पार पे। मतलब क्या हुआ इसका, मान लीजिए आपने कंपनी से एक डिबेंचर लिया और वो डिबेंचर है पूरे 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज। ये आपको डिस्काउंट पे मिलेगा और रीपेड होगा पार पर। डिस्काउंट का मतलब मान लीजिए 50,000 वाला डिबेंचर आपको मिल रहा है 30,000 रुपीज में, और 5 साल के बाद जब आप इसी डिबेंचर को लेकर आएंगे तो कंपनी आपको पूरे 50,000 रुपए देने वाली है। आपने कितने दिए कंपनी को आज? 30,000 रुपीज। और कंपनी आपको कितने देने वाली है 5 साल के बाद? 20,000 प्लस करके पूरे 50,000, 30 प्लस 20 50,000 देगी रिटर्न में। तो ये हुए दोस्तों हमारे
जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। इसके ऊपर से कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, बस आपको डिस्काउंट पे इशू करा और रीपेड करा दिया पार पे और आपको अच्छा खासा फायदा हो गया। ऐसे डिबेंचर को दोस्तों हम कह के चलते हैं जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। आप ध्यान रख के चलेंगे।